अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, मेरा यूरोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट था, वो हो गया है। उसने कहा सर्जरी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, सारे टेस्ट वेस्ट भी किए और ज़ाहिर है महंगा है, लेकिन अब जब तबीयत ही ख़राब हो तो फिर अब क्या करे आदमी। और एनएचएस यहाँ का जो सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम, वो तो बिल्कुल भी ना टेस्ट कर रहा था, ना यूरोलॉजिस्ट मिल रहा था। तो अभी प्राइवेट यूरोलॉजिस्ट से मैंने किया है। 350 पाउंड इसकी कंसल्टेंसी चार्ज थी। जो टेस्ट किए हैं वो तकरीबन 700 पाउंड लगे हैं। और अब सर्जरी का उसने कोटेशन दिया है प्राइवेट हॉस्पिटल का 7,660। और यह है कि उसमें हॉस्पिटल का एक दिन का स्टे इंक्लूड है, डॉक्टर, सर्जरी और 15 दिन की दवाइयाँ देंगे। तो ये सब है। अब 2 हफ्ते के अंदर इसने कहा है सर्जरी करेगा, तो लेट्स सी। काफ़ी सारे दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं, गो फंड पे भी सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ लंदन से बैंक अकाउंट में भी पैसे भेजे हैं। तो लेकिन यह है कि अभी आधा से कम हुआ है, जो जो पूरा चाहिए खर्चा उससे आधा से कम हुआ है। और ऑब्वियसली जो मेरे यहाँ के घर के खर्चे हैं जो मंथली, वो तो नहीं रुकते ना। इनकम रुक गई है क्योंकि यूट्यूब से बहुत मामलात ख़राब चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल आप दोस्तों की फाइनेंशियल एंड मोरल सपोर्ट बहुत मेरे को काम आ रही है। काफ़ी दोस्त कह रहे हैं कि इंडिया आ जाओ, इंडिया आ जाओ। भाई साहब, मैं पाकिस्तान बोर्न हूँ और इंडिया के वीज़े के लिए मैं गया था। उन्होंने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं जो कि नोटेर वगैरह से अटेस्ट कराने हैं। तो इस हालत में मैं ये भाग दौड़ भी कैसे करूं और ख़र्चा भी कैसे करूं। तो और उसमें भी उन्होंने कहा 8 से 12 हफ्ते के दरमियान लगेंगे। एक बार जब एप्लीकेशन जमा हो जाएगी तो एप्लीकेशन जमा करने में ही ऑलरेडी टाइम लग जाएगा कि पेपर वर्क वगैरह। तो इस वक्त इंडिया का प्रोग्राम वायबल नहीं है और यही प्राइवेसी में करानी होगी जो सर्जरी है। तो उस पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आप दोस्तों से विनती है कि जो कर सकते हैं, ये आपके सामने गो फंड का भी लोगो है और पेपाल का भी नीचे दिया हुआ है। और अगर आप समझते हैं कि आप बैंक में भेजना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे ईमेल करें। मेरा ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ईमेल करें, मैं आपको बैंक डिटेल्स भेज दूँगा। लेकिन ये है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आप मेरा परिवार जो है, भारतीय परिवार। और कुछ लोग इस पे मुझे ये भी कह रहे हैं कि आरिफ भाई गॉसिपिंग बहुत हो रही है, आप मांगते ही रहते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो भाई साहब, दुनिया में इसी तरह चीज़ें चलती हैं। आदमी, या तो मैंने करप्शन की होती और अपने ज़माने में आर्मी के आगे लेटा हुआ होता, तो वो मेरे कराची के जितने दोस्त हैं जो मेरे साथ मेयर बने थे मुख्तलिफ टाउन्स के और एमपी बने थे, वो आज अरबपति हैं, खरबपति हैं। मेरे से वो रास्ता चुना नहीं गया। अब थोड़ी सी ज़िंदगी रह गई है। आज भी मैं अगर एक मिसाल है ISI के आगे लेट जाऊं तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन फिर अब इतनी सी ज़िंदगी बची है, इसमें मैं ये सब करने का सोच भी नहीं सकता। और सबसे ज़्यादा मुझे जो मान सम्मान, प्यार, मोहब्बत भारत की कम्युनिटी से, भारत के जो मेरे परिवार से मिला है, उसको मैं इस तरह बेच नहीं सकता। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जब आप ये कहते हैं कि उन पे तनकीद हो रही है, क्योंकि अभी ये पिछले दिनों भी ये कुछ बहस ऐसी छिड़ी थी कि शायद कुछ हम चेंजेस देखें, तो ये शहबाज शरीफ साहब की काबीना में जो वजीर हैं उन पे तनकीद है या उनको जो है वो टारगेट बनाया जा रहा है, या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को भी जो है वो इस पर फिक्रमंद होना चाहिए कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो उनकी कारकर्दगी पे बात करें? ये बड़ा एक अहम सवाल है। मेरा ख्याल है आज 2 काम होने चाहिए कि एक तो ये है कि आइडियली मोहसिन नकवी साहब को सारी गुफ्तगू पहले कैबिनेट में करनी चाहिए थी और वहाँ पे ये स्पेशल कहते, ये एजेंडे पे रखते जी हम यहाँ नए सूबे या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या वटेवर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। वहाँ पे 50-60 और भी लोग होते हैं, साथ एक डिबेट होती। पहला फोरम तो बहुत है, वहाँ पर उन्होंने फोरम उन्होंने पिक नहीं किया, उन्होंने पब्लिक ये करने का फैसला किया है। अब इस पे 2 चीज़ें बनती हैं।
एक तो ये है कि एक होती है आपकी जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी होती है कैबिनेट की, बीइंग ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट। जितनी नाकामी ये वो समझते हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की है, उतनी ही फिर मोहसिन नकवी साहब की भी बनती है। यू आर पार्ट ऑफ इट। आप समझते हैं कि आपका वजीर आजम 4 सालों में डिलीवर नहीं कर सका, तो फिर एक ऑनरेबल तरीका ये होता है कि यू क्विट, फिर आप इस्तीफा दे देते हैं कि आपको भी तो 3.5-4 साल हो गए ना, आप भी उस सिस्टम का हिस्सा हैं, उसका बेनिफिशियरी हैं। सो ऑनरेबल वे एक ये होता है कि आप क्विट कर देते हैं कि सर, तो आप तकरीर भी करते आखिर में कह देते सर मैं आपको बड़ा शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं इस मौजूदा इस सेटअप के साथ जो आपका अप्रोच है मैं उसे एग्री नहीं करता, सो आई एम लीविंग, मैं फिर जाऊंगा टीवी चैनल चलाऊंगा, मैं वहां पे ठीक हूं, थैंक यू वेरी मच। एक चीज तो ये थी जो उन्होंने नहीं किया, और कहा भी है मेरा ख्याल सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बाद में, जी मैं वजीर दाखिला रहूंगा। कॉन्फिडेंस है ना, ये जरा कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें। दूसरा ये था कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं अपने एक जो अभी नया वजीर बना है उनकी कैबिनेट में 2-2.5 साल, ये मतलब हुक्मरान खानदान जो है शरीफ खानदान 1982-83 से पावर में है, मतलब ऑलमोस्ट आपको 40 साल से तो ज्यादा हो गए हैं। 40 साल का जिसका फैमिली, जिसमें 3 दफा आपकी फैमिली में वजीर आजम रहा है, 2 दफा आप वजीर आजम है, 3 दफा ये वजीर आला रहे हैं, या 2 दफा रहे नवाज शरीफ साहब, 3 दफा अगर दरमियान में वो मिला लें, केयर टेकर मिला लें, फिर शहबाज शरीफ साहब खुद 4 दफा वजीर आला रहे हैं, मरियम नवाज साहब आप ये वजीर आला हैं, इससे पहले हमजा शहबाज शरीफ साहब वो रहे हैं, इसहाक डार साहब आपके समझिए पूरी फैमिली अगर 40-50 साल में 5-6 वजीर आजम है, कोई 7-8 वजीर आला डिफरेंट पीरियड के, उसके बाद कल का लड़का आपको जो जिसको भी जुमा 8 दिन हुए, 2-2.5 साल हुए, आपको एक जमहूरियत पे, गवर्नेंस पे, मतलब मैं ये भाषण कहूँगा सख्त हो जाएगा, परफॉर्मेंस पे, आपकी अप्रोच पे आपको लेक्चर दे रहा है, तो फिर आपको क्विट करना चाहिए। अब 2 चीजें होनी चाहिए इस तकरीर के बाद, या मोहसिन नकवी साहब क्विट करते या शहबाज शरीफ साहब क्विट करते हैं, या फिर शहबाज शरीफ साहब मैसेज भेजते अपने इनको वजीर साहब को कि साहब आप क्योंकि मेरी पॉलिसी से नहीं इत्तेफाक करते, मेरे गवर्नेंस स्टाइल से नहीं इत्तेफाक करते, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा रहा आपके साथ, आप खुद क्विट कर रहे हैं, या मैं कैबिनेट डिवीजन को कहूँ कि वो नोटिफाई करें। ये जमहूरियत में यही कुछ चीजें होती है, दैट्स ए बिग, ये आज का जो वाकया है, तकरीर जो है ये मामूली तकरीर नहीं है। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में सिस्टम को वाइंड अप करने की बात हो रही है, और यह है कि अभी पहले मोहसिन नकवी ने, जो कि इस वक्त देखा जाए तो पॉलिटिकल सेटअप में आर्मी का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा है, सारे फैसले वो करता है, सारी चीज़ें वो करता है, उसने ये कह दिया था अभी स्पीच में कि नए सूबे बनने चाहिए, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए वगैरह वगैरह। उससे ये इशारा मिलता है कि और फिर इसके अगले दिन डीजी आईएसपीआर ने स्पीच की। डीजी आईएसपीआर की स्पीच मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी आईएसपीआर ने तकरीबन वही बातें की कि गुड गवर्नेंस के बगैर हुकूमत चल नहीं सकती, गुड गवर्नेंस है नहीं। अब इनसे पूछे कि ये क्या चाहते हैं, मतलब मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया। सिस्टम किसने बनाया? अगर करंट सेटअप की बात करें तो जनरल आसिम मुनीर साहब लेके आए हैं अपने शहबाज शरीफ को या जरदारी को, जीती हुई इमरान खान की पार्टी को साइड पे करके लाया गया इन लोगों को। किसको नहीं पता कि ये करप्ट हैं, किसको नहीं पता कि ये ख़ानदानी पॉलिटिक्स की बात करते हैं। डीजी आईएसपीआर ने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ वडेरे, जागीरदार और ख़ानदानी पॉलिटिक्स चल रही है। आपको यही सूट करती थी भाई साहब? और यह है कि मुख्तलिफ राय आ रही हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। इसमें सिस्टम को चेंज करने का ज़्यादातर आदिल राजा पिछले 2-3 सालों से ये बात कह रहा है कि ये सिस्टम को कोलैप्स करेंगे। आसिम मुनीर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाएगा, मोहसिन नकवी प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया जाएगा। कि यही पाकिस्तान की आर्मी सोचती है कि पाकिस्तान के मफाद में है। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि क्या इससे पहले ये कोशिशें नहीं हुई? तो डीजी साहब को पता है क्या क्या गलत किया है, लेकिन वो फिर भी जाहिर है मफादात हैं। तो उनकी पहली बात कि गुड गवर्नेंस के लिए तब्दीलियां ज़रूरी हैं तो कर लेनी चाहिए। इनसे कोई पूछे कि इनको जहाज़ों में बिठा के कौन लाया था? ये जो चोर टोला जिनकी गवर्नेंस आपके ख्याल में ठीक नहीं है, जिस सिस्टम के फेल होने का मोहसिन नकवी ने बताया और आज आपने इंडोर्स कर दिया, ये बता दीजिए कि इनको लाया कौन था? आप लाने वाले, आप इलेक्शन लूट कर इन्हें बिठाने वाले,
आप अदलिया लूटकर इनके और अपने हाथ मजबूत करने वाले, तो बड़े मुजरिम आप हैं, जिम्मेदार आप हैं इस सिस्टम को फेल करने के। तो अगर पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस करनी है, आप ही का जवाब आपको दे दें जो मैं रोज बताता हूं, तो हर फसाद की जड़ आप हैं। जब तक आपको इनटू योर कॉन्स्टिट्यूशनल साइज ना किया गया, जो आइन आपका साइज कहता है, इख्तियार कहता है, जब तक आपको उसमें वापस ना ले जाया गया, पाकिस्तान में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं हो सकती। यहां 30 सूबे बना लें, यहां 15 सूबे बना लें, यहां 150 बना लें, यहां सदारती निज़ाम ले आएं, यहां पार्लिमानी निज़ाम रख लें, यहां बल्दियाती निज़ाम ले आएं, जब तक आपको आइन की हदूद के अंदर नहीं रखा जाता, आपका जो निज़ाम है, आपके अंदर असल में निज़ाम बदलने की जरूरत है। ये बाहर नहीं, गुड गवर्नेंस जो है ना वो आपके अंदर करने की जरूरत है, आपके महकमे के अंदर। जहां एक शख्स वाइसराय बन जाता है, वाइसराय भी बेचारा इतना ताकतवर नहीं था, उसके पीछे भी मलका बरतानिया या बादशाह बरतानिया होता था, तो एक शख्स बादशाह बन जाता है, किंग बन जाता है। ये बदलने की जरूरत है। सभी कोर कमांडर्स को बराबर करने की जरूरत है। सभी डायरेक्टली जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट करें। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की ट्रांसफर करे, हटाए, लगाए, 6 महीने बाद कोर कमांडर बदलना है या पूरे 3 साल करने देने, ये प्राइम मिनिस्टर फैसले करें। कोर कमांडर्स को जो दुख तकलीफ है वो प्राइम मिनिस्टर से करें। देयर शुडंट बी एनी आर्मी चीफ जैसे अमेरिका में नहीं है। एक चेयरमैन होना चाहिए जो ट्रेनिंग और दूसरी चीजों की कोऑर्डिनेशन करे। हमला करना है या नहीं करना पूरी दुनिया में सिविलियन फैसला करते हैं, और वो उस वक्त किया जाए और आपकी कोऑर्डिनेशन हो। सभी कोर कमांडर्स बराबर होने चाहिए, और अगर आप में से कोई एक मार्शल लगाए तो आपको पता हो दूसरे ने अपना लगा लेना है। तो ये इस तरह से पावर बैलेंस होगा, और कोई तरीका नहीं। तो गुड गवर्नेंस आपके अंदर लाने की जरूरत है। ये जो बाहर तो आप हमें गुड गवर्नेंस देते हैं, आप सारे चोर चक्के ला के बिठाते हैं। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं, ये भी एक स्टेटमेंट कही जाती है बार बार, इन चोरों को लाए और इन चोरों को लाके इन्होंने मजबूत किया और कौम को लूटने के लिए ये चोर बिठा दिए। ना, गलत फहमी का शिकार ना रहें। इन चोरों को नहीं लाए, असल में अपनी चोरी के लिए ऐसे लोगों को लाए जिन्हें ये मैनेज कर सकें। इन्हें इन चोरों से मोहब्बत नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ जो वायबल ऑप्शन ऐसे थे जो इनकी तमाम किए हुए खराब कामों के ऊपर आंखें बंद कर लें, इन्हें वो लोग चाहिए थे। भाई, जनरल अयूब खान ने पहले तो पाकिस्तान 1947 के बाद पाकिस्तान में 56 में 9 साल बाद पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। 2 साल बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन वाइंड अप करके आप ले आते हैं मार्शल लॉ। फिर अयूब खान 62 में नया कॉन्स्टिट्यूशन देता है जिसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा। चले, प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी अगर डेमोक्रेटिक उसके अंदर है, जैसे अमेरिका में है, जैसे फ्रांस में है, तो समझ में आता है। लेकिन अमेरिका, फ्रांस और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें आम आदमी वोट दे के प्रेसिडेंट को लाता है। अयूब खान ने एक बनाया था बेसिक डेमोक्रेसी, बीडी मेंबर्स, बेसिक डेमोक्रेसी मेंबर, और एक काउंसलर के लेवल पे मुख्तलिफ इलाकों, हर इलाके में इन्होंने अपना एक बीडी मेंबर लगा दिया बगैर इलेक्शन के, और फिर बीडी मेंबर वोट देंगे प्रेसिडेंट को। तो वो तो डेमोक्रेसी ना हुई, ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान टूटता है 71 में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो आता है, उसी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के तहत ओथ लेता है। पहले चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनता है सिविलियन भुट्टो, और फिर इसके बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनता है। फिर पार्लियामेंट में, वही पार्लियामेंट जो 1970 के इलेक्शन में बनी थी, तो 70 के इलेक्शन में तो भुट्टो हारा हुआ था। फिर आपने भुट्टो को सारा कुछ दे दिया। भुट्टो ने अपनी मर्जी का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। प्राइम मिनिस्टर खुद बन जाता है, लेकिन 77 में जियाउल हक आता है, उसने वो वाइंड अप कर दिया। चीफ मार्शल लॉ बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड कर दिया। फिर जियाउल हक ने कॉन्स्टिट्यूशन में 50 चेंज करने के बाद 85 में नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन कराए, यानी कोई भी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती, सारे इंडिपेंडेंट। अगेन इट्स नॉट ए डेमोक्रेसी, ठीक है। उसमें जाहिर है जितने जीते थे जो वही कंटेस्ट कर सकता था जो जियाउल हक को सपोर्ट करता था। और इलेक्शन होने के बाद पार्लियामेंट के पहले इजलास में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई, जिसमें सारी पावर प्रेसिडेंट को दे दी गई। प्राइम मिनिस्टर एक चपड़ासी की हैसियत रखता था, और उसी पावर्स के तहत जियाउल हक ने अपनी ही इस इलेक्टेड असेंबली को वाइंड अप करके गवर्नमेंट तोड़ दी 88 में। फिर वो नए इलेक्शन कराना चाहता था, लेकिन फिर वो मारा गया, प्लेन क्रैश हुआ जो। और जब वो मारा जाता है तो फिर इलेक्शन होते हैं, लेकिन वही फिर 2 करप्ट पार्टियाँ, एक भुट्टो का ख़ानदान, दूसरी तरफ नवाज शरीफ। अब नवाज शरीफ का जब आप देखेंगे तो 1981 में जियाउल हक ने इसको पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। 1985 की जो नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन कराए गए थे उसमें पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनता है।
तब से लेकर आज तक यही ख़ानदान रूल कर रहा है। इसमें कई बार ऐसा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब शहबाज शरीफ, और यही कुर्सी खेल चलता रहा ख़ानदान में। और अब सिचुएशन ये है कि शहबाज शरीफ जरा प्राइम मिनिस्टर है, पंजाब की चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ की बेटी है, नवाज शरीफ का समधी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, इसके ख़ानदान के लोग सारे गवर्नमेंट में हैं। शहबाज शरीफ का बेटे को स्पेशल पोस्ट दे के सारे मिनिस्टर अब इसको रिपोर्ट करेंगे। नवाज शरीफ को स्पेशल पोस्ट दे के इसकी बेटी ने अपने पंजाब गवर्नमेंट में हिस्सा दे दिया है और अब वो मुख्तलिफ चीज़ें देखेगा। यही सिलसिला चल रहा है मुसलसल कितने अरसे से, और कोई पूछने वाला नहीं। ये परसों मुस्लिम लीग नून की पार्लियामेंट्री मतलब जो पार्टी का एक मेन इजलास होता है। अब ये तो देखें, नवाज शरीफ प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग बैठा है, बराबर में उसका भाई शहबाज शरीफ बैठा है, दूसरी तरफ इसका भाई इसका समधी इसाक डार बैठा है, उस तरफ मरियम नवाज बैठी है, इसाक डार का बेटा भी गवर्नमेंट में अली डार। तो ख़ानदानी सियासत है डेफिनेटली ये पाकिस्तान में। इसी तरह आप देख लें जरदारियों का क्या हाल है। करप्शन के मामले में जरदारियों से बढ़ के कोई नहीं है। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब एक मिसाल है कि ये जरदारी का यूसुफ रज़ा गिलानी, जब बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल होता है और सिंपैथी वोट लेके धांधली करके जरदारी को लाया जाता है जब, तो जरदारी ने प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी को बनाया था। और ये वो प्राइम मिनिस्टर था जो जिसने इतनी चोरियां की। और ये वैसे मैं आपको बता दूं कि ये पीर है, मुल्तान से इसका ताल्लुक़ है। मुल्तान में बड़े बड़े मज़ार हैं, दरगाहें हैं। मुख्तलिफ़ दरगाहों मज़ारों पे इन लोगों का कब्ज़ा है। जैसे गिलानी ख़ानदान एक मज़ार को कब्ज़ा किया हुआ है, तो दूसरी तरफ PTI का शाह महमूद कुरैशी एक मज़ार पे। तो ये यूसुफ रज़ा गिलानी बाद में हटाया जाता है। लेकिन आज की तारीख़ में ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट है, इसके 4 बेटे हैं, चारों पार्लियामेंट में हैं, बेटी पार्लियामेंट में है, खुद चेयरमैन सेनेट है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये किस किस्म की डेमोक्रेसी है। अजीज़ दोस्तों, सिस्टम को वाइंड अप करने से अगर कुछ होता और सिस्टम कोलैप्स कर गया है, तो सिस्टम का मालिक तो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी है और आज तक रही है। आपने कभी बाजवा, तो कभी राहिल शरीफ, तो कभी आसिम मुनीर, तो कभी कियानी। तो यही बच्चे को पाकिस्तान में पता है कि यही पाकिस्तान में पावर के कंट्रोलर हैं, सारा पावर इनके पास है। और डेमोक्रेटिक अगर कहा भी जाए इसको, तो जो पॉलिटिशियन हैं उनको तो सिर्फ लूटमार करने के लिए रखा गया है कि भाई आप लूटमार करते रहो और कुछ होगा नहीं। देखें, ये एक है कि सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था मेरे पास 2 रास्ते थे कि एक मैं करप्शन में पड़ जाता, मेरी फैमिली दुनिया की अमीर तरीन फैमिली होती, और दूसरा मैं पब्लिक की खिदमत करता, मुल्क को डेवलप करता और दुनिया की इकोनॉमिक पावर बनाता। मैंने दूसरा रास्ता चुना। और सिंगापुर आज मतलब इतना सा मुल्क कितना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, ये सबको पता है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 मरतबा के वज़ीर आज़म, उनके पास भी 2 रास्ते थे, लेकिन ज़ाहिर है दूसरा रास्ता सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने ले लिया था। तो इनके पास पहला ही रास्ता था कि अपने ख़ानदान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें। मुल्क गया भाड़ में। तो अज़ीज़ दोस्तों, सिस्टम को आप कितना भी गालियां दे दें, सिस्टम को आप कितना भी ख़राब कह लें, सिस्टम आपने बनाया है और आप ही आज तक बनाते रहे हो। अब आप कह रहे हैं कि नए प्रोविंसेस बनेंगे। ऑलरेडी 4 प्रोविंसेस में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी सैलरीज, उनके जो पर्क्स हैं, उनके जो बेनिफिट्स हैं, वही एक आपको मेंबर अरब रुपए का पड़ता है। अब आप सोचें कि अगर आप 12 प्रोविंस बना रहे हैं 4 की जगह, तो उसमें 12 नई असेंबलियाँ होंगी। 12 असेंबलियों में इतने सारे लोगों को इतना लंबा चौड़ा खर्चा पानी आप देंगे तो काम तो चलेगा नहीं, आपकी इकोनॉमी वैसे ही ठप है। तो अजीज़ दोस्तों, सिस्टम वाइंड अप करने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान फेल हो चुका है और इस फेल पाकिस्तान को बचाने के लिए कितनी भी कोशिश कर लें आप,
कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्ट। इमरान खान साहब को आसिम मुनीर की जेल में झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए आज 1091 दिन हो चुके हैं और बुशरा बीबी को आसिम मुनीर की जेल में झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए आज 827 दिन हो चुके हैं और 9 माह से मुसलसल आसिम मुनीर रजीम का जबर जुल्म जारी है। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उन्हें उनकी फैमिली से, उनके निजी डॉक्टरों से, उनके वकला से, पार्टी मेम्बरान से किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। उनको वहाँ पर टेलीविज़न की सहूलत नहीं है, अखबारात की सहूलत नहीं है, उन्हें किताबें पढ़ने नहीं दी जा रही और उन्हें किसी से भी मुलाकात नहीं कराई जा रही। आप देखें कितनी बड़ी अजियत होती है कि किसी को कैद तन्हाई में डाल देना। वहाँ पर जो सरकारी मुलाजिम है जो खाना लेने आता है वो तक सलाम का जवाब नहीं देता। तो आप देखें कि पूरी कोशिश हो रही है कि किसी तरह इमरान खान साहब को डील पर राज़ी किया जाए। आज पूरा सिस्टम नाकाम हो चुका है और इमरान खान कैदी नंबर 804 की तरफ देख रहा है और बुशरा बीबी को भी इसीलिए जो है वो कैद में डाला हुआ है कि किसी तरह इमरान खान साहब ये देखकर कि उनकी अहलिया को भी तंग किया जा रहा है, उनकी फैमिली को भी तंग किया जा रहा है, उनके सियासी लीडरान को तंग किया जा रहा है, पार्टी तोड़ने की कोशिश की गई। पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी का निज़ाम हो चुका है और ये निज़ाम जो है वो गिर रहा है। हम सब देख रहे हैं कि निज़ाम शुरू दिन से ही नहीं चल रहा था। मैं आपको कह रहा था कि आसिम मुनीर ने जो ये हाइब्रिड सिस्टम बनाया है ये सिस्टम नहीं चल सकता और बग़ैर अवामी नुमाइंदों के आपने देख लिया 2022 के अंदर जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, जिस तरह जो है वो हमने देखा गैर मुल्की साजिश के ज़रिए इमरान खान साहब की एक चलती हुई हुकूमत को गिराया गया और आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल बाजवा और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने तमाम सहूलतकारी की और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, उसके अंदर जो है वो BNP मैंगल, अख्तर मैंगल भी शामिल हुए और MQM हमने देखा, काफ लीग हमने देखा, ये तमाम जितने भी उस टाइम हमारे इत्तेहादी थे, इन्होंने इत्तेहाद छोड़ा, इन्होंने आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की बात मानी। मौलाना फजल रहमान अपने इंटरव्यू में बोल चुके हैं। ये तमाम जितनी भी जमातें हैं ये ख़ुद कह चुकी हैं कि हमें जो है वो जनरल बाजवा ने आर्मी चीफ के कहने पर ये तमाम कुछ हुआ।